हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले करते हैं साइबर जालसाजों की। किराएदार की और किराए की प्रॉपर्टी के बहुत सारे विवाद आपने सुने होंगे, बहुत सारे नमूने सुने होंगे। किराए का मकान हो, किराए की गाड़ी हो, लेकिन क्या आपका बैंक खाता भी किराए पर उठाया जा सकता है? जी हाँ, मेरठ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर जालसाजों ने बैंक खातों पर किराए पर लेकर करोड़ों की ठगी की है। पूरा मामला क्या है, सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरठ पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये 4 बदमाश साइबर अपराधियों के गैंग का हिस्सा हैं। ये मालिक हैं दर्जनों बैंक खातों के। इन खातों में हर महीने करोड़ों रुपए आता जाता है, लेकिन ये रुपए इनका नहीं, साइबर क्रिमिनल्स का होता है। इसमें ये सामने आया है कि ये सभी गैंग के लोग आपस में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होते हैं और इसमें 3 प्रकार के मुख्य लोग होते हैं। एक जो पर्दे के पीछे रहकर ये ग्रुप्स को ऑपरेट करते हैं, दूसरे वो जो बैंक अकाउंट बनाकर अपने बैंक अकाउंट को हर महीने 10 या 15,000 20,000 रुपये में किराए पर देते हैं, और तीसरा वो जो इनको सिम कार्ड उपलब्ध करवाते हैं। ये तीनों ग्रुप्स पे पुलिस टीम वर्तमान में कार्य कर रही है और हमने बैंक अकाउंट होल्डर अभी 4 थे जिन्हें गिरफ्तार किया है अलग अलग प्रदेशों से। अपने बैंक खाते किराए पर देने के बदले हर महीने इन बैंक खाता मालिकों को लाखों रुपए का किराया मिलता है। ये बदमाश साइबर क्रिमिनल्स के उस गैंग का हिस्सा हैं, जिन्होंने पिछले दिनों मेरठ के एक बुजुर्ग दंपति को 5 दिन तक बंधक बनाकर रखा है और 2.25 करोड़ रुपए लूट लिए। अरेस्ट वारंट इशू कर दिया और बाकायदा उन्होंने एक मैसेज भी फॉरवर्ड इधर से हमारे को पोस्ट ऑफिस से आया। हालांकि वो पता लगा बाद में वो भी फेक था, लेकिन हम सारी चीज से डर गए कि जबकि आज तक पोस्ट ऑफिस से कोई आई नहीं हमारे पास लेटर, बस वो मैसेज आया था। हमने सोचा शायद वही वारंट होगा, पता नहीं क्या आ गया, हम डर गए और हमें सारी चीजें सच लगने लगी। ये जो पैसा आपसे लिया उन्होंने, ये किस हमारे एफडीआई थी। हमसे कहा कि पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा दीजिए अपना, आपके पास क्या आपको उसका वेरिफिकेशन होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इस गैंग के 5 दर्जन से 14 सदस्य पूरे देश में फैले हुए हैं। गैंग के कुछ लिंक देश की राजधानी दिल्ली में भी हैं। सोशल मीडिया और ट्रेडिंग ऐप के जरिए पहले ही शिकार की रैकी करते हैं और फिर उन्हें डिजिटली अरेस्ट करके करोड़ों रुपए लूट लेते हैं। साइबर क्राइम नए जमाने का अपराध है और पुलिस अभी इससे दो हाथ करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस अपराध में अपराधी अपनी पहचान छुपाए रखता है और पर्दे के आगे निकलकर नहीं आता। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप भी अपनी जानकारियां किसी से शेयर न करें। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र प्रताप मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनूप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से, और लोकेश हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नरेंद्र, आप ही का रुख कर लेते हैं। आपने देखिए पूरा ये इन्वेस्टिगेशन किया है और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर फिलहाल निकल कर सामने आ रही है, और क्या जो तरीका है इनका बदमाशों का लूटने का, बैंक खाते किराए पर लेना, क्या कुछ इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में निकल कर सामने आया है? देखिए, ये नए जमाने का एक क्राइम है और ये इस तरीके का अपराध है कि इसमें अपराधी सामने दिखाई नहीं देता। वो आपको आपके दिमाग के ऊपर कब्जा करके आपको अरेस्ट करता है और उसके बाद में आपका पैसा लूट लेता है। सबसे गंभीर बात ये है कि इसमें उसकी जो पहचान है वो छुपी रहती है, इसलिए वो ना तो आप उसको देख पाएंगे और ना ही पुलिस उसको तलाश पाएगी। इतना आसान नहीं है उसको तलाशना। अभी तक जो लोग इस मामले में पकड़े गए हैं वो सारे वो लोग हैं जिनके खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया। ये सारे के सारे खाते किराए पर थे। 10 से लेकर 30,000 रुपए महीने तक इन सभी खातों को किराए पर लिया गया था। तो ऐसे में पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन ये सारे चारों लोग वो हैं जिनके केवल खातों का इस्तेमाल किया गया। जो मुख्य अभियुक्त हैं इस पूरे मामले के, वो अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं और उनकी पहचान जो है वो नहीं हो पा रही। उसकी वजह ये है कि ये सारे के सारे जो गैंग के मेंबर्स हैं वो जुड़े रहते हैं
जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनके जरिए जुड़े रहते हैं, जो टेलीग्राम पर जो ग्रुप्स हैं उनके जरिए जुड़े रहते हैं। तो ऐसे में लाखों करोड़ों ग्रुप्स के बीच में इनको तलाशना बहुत जटिल काम है और अभी पुलिस उतना सक्षम नहीं है उस लेवल तक जो इन्वेस्टिगेशन का जो पहुंचना है उसके लिए पुलिस को बहुत मशक्कत करनी होगी। बिल्कुल, बहुत सारी तलाशना देखिए जिस तरह की ये इस चुनौतियां तरीके हैं से है नरेंद्र, जैसे जाहिर आप है समझ बहुत लीजिए सारी कि पुलिस को समंदर में मशक्कत जाहिर तौर पर करनी पड़ेगी। ढूंढ बाकी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनूप का एक बार रुख कर लेते हैं। अनूप, देखिए लखनऊ में भी इसी तरह की जो तमाम वारदातें हैं वो सामने आ रही हैं, कहाँ तक ये जांच पड़ताल पहुंची है और क्या तरीका है इन जालसाजों का ठगने का, और पुलिस ने क्या अभी तक पैसे जो है वो रिकवर करवा पाए हैं, लोगों को वापस दिला पाए हैं, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल साइबर अपराध आज के युग में बदल गया है, लेकिन पुलिस लगातार इस पे काम भी कर रही है। हमने देखा कि पीजीआई में जो तुलका पांडे एसोसिएट प्रोफेसर थी, उनको घर में ही जो है हाउस अरेस्ट किया गया था और उसके बाद उनसे तकरीबन 3.25 करोड़ की ठगी जो है वो ऑनलाइन की गई थी। इस मामले में पुलिस ने जब जांच की तो जो साइबर टीम है, इसके अलावा जो तमाम जो टीमें लगाई गई थी उन्हें बड़ी कामयाबी मिली। तकरीबन 18 ऐसे लोग थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी की गई थी। और इसमें भी बड़ा खुलासा हुआ था कि बाकायदा जो भिखारी हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जो अकाउंट है वो फर्जी तरीके से खुलवाए जाते थे। तकरीबन 100 से अधिक ऐसे खाते हैं जो ये जालसाज संचालित कर रहे थे और इस तरह की जो ठगी की रकम है वो उसमें ट्रांसफर कराई जा रही थी। लखनऊ पुलिस की ये कामयाबी है कि पूरी जो रकम है वो भी रिकवर कराएगी और टोटल अभी तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस और जो साइबर टीम है वो लोगों को जो है जागरूक कर रही है कि यदि आपके पास कोई भी कॉल आती है आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी के लिए, तो आप सावधान रहिए और तत्काल जो है सूचना पुलिस को दीजिए। उसके बाद भी आप समझिए कि तमाम पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इन साइबर ठगों का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन लगातार इसमें काम किया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो साइबर अपराध है वो इस कदर जालसाजों द्वारा किया जा रहा है कि साइबर जो अपराधी है वो कहीं भी बैठा होता है और बैठे बैठे जो है ऑनलाइन डिजिटली हाउस अरेस्ट पहले किया जाता है। उसके बाद उसको बाकायदा बताया जाता है कि आप के खिलाफ जो है एक शिकायत मिली है, आपके अकाउंट्स जो है मिले हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है और आपके अकाउंट के जरिए जो है हवाला की रकम है, इसके अलावा तमाम तरीके से 2 नंबर की जो रकम है वो ट्रांसफर कराई गई है। पुलिस के सामने भी कि आखिर किस तरह से इनको ट्रैक किया जाए, ये जो तमाम डिजिटल जालसाज हैं आखिर इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए। लोकेश का मैं एक बार रुक कर लेता हूं। लोकेश, गाजियाबाद में भी इसी तरह की घटनाएं लगातार सामने आई, पुलिस के द्वारा अब क्या कुछ रवैया अपनाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया कैसे किया जा सके और क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है इन मामलों में? देखिए, जैसे जैसे सरकार ने डिजिटल इंडिया आगे बढ़ाया उसी तरीके से साइबर अपराध तेजी से बढ़ाया और इसकी वजह ये है कि ये पूरा एक सिंडिकेट है जो कि एक राय होकर एक तरीके से काम करता है। यानी कि पहले हैंडलर्स के जो चलाने वाले हैं इस गिरोह के, वो देश और देश के बाहर भी बैठे हुए हैं और वहाँ ये जैसे शहर में अगर आप बात करें तो वो भारत के लोगों को केवल अकाउंट यूज करते हैं, उसमें 10 से 20 हजार रुपए इनको महीने का लालच दिया जाता है और इनके अकाउंट्स ट्रैक किए जाते हैं। जब पुलिस गिरफ्तारी को पहुंचती है तो पता चलता है कि ये लोग बेहद गरीब हैं और इनके केवल अकाउंट को यूज किया गया है। मोडस ऑपरेंडी ये है कि कभी ईडी अफसर बनकर, कभी सीबीआई के अफसर बनकर, कभी कस्टम के अफसर बनकर ये लोग लगातार लोगों को टारगेट करते हैं जिनके डेटा जो है 10 से 20 रुपए या फिर यूं कहें कि 10 से 20 पैसे पे भी इनके डेटा जो है अवेलेबल होते हैं साइबर क्राइम करने वालों के पास। और इसके बाद अब वो लोग उनको डर दिखाते हैं, उनके डर दिखाने के बाद उनको हाउस अरेस्ट करते हैं डिजिटली और तब इनके खातों से पैसा ट्रांसफर करते हैं। वजह यह है कि डिजिटल इंडिया का जो बैंक अकाउंट्स डिजिटली जुड़े हुए हैं, इसमें एफडी के जरिए पैसे को लेते हैं और यहाँ तक कि 4 से 5 दिन तक ये लोग आपको बंधक भी बना सकते हैं। इस तरीके की घटनाएं हैं कि अभी दिल्ली में एनबीसीसी के चेयरमैन के साथ इसी तरीके का फ्रॉड हुआ, गाजियाबाद में भी कई फ्रॉड हो चुके हैं जो कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए तक के हैं। अभी करीब 14 दिनों तक जो है वो नोएडा की एक महिला को बंधक बना करके रखा गया डिजिटली। और इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि कोई भी एजेंसी हो, कोई भी जांच एजेंसी हो, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट की हो, कभी भी वो फोन कॉल करके किसी जांच को नहीं आगे बढ़ाते। वो अगर आपको कोई जांच में किसी में नाम भी आया है आपको, तो आपको समन भेजा जाएगा। बिल्कुल, लोगों को जागरूक करने की बहुत जरूरत है और इसी की तभी कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कम होंगी। लोकेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। नरेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया और अनूप, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
चलिए आगे